हेलो फ्रेंड्स, केवीएस आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल हिस्ट्री विजुअल आर्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बहुत दिन से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं थी, मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था। तो दोस्तों मैं अभी आपके सामने उसी के कॉन्टिन्यूअस जैसे मैंने मौर्य काल पढ़ाया, कुषाण काल पढ़ाया, अभी शुंग काल के बारे में बता रही हूँ कि शुंग काल में किस तरीके से आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, स्कल्पचर में किस तरीके से, सांची स्तूप के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करती हूँ। मौर्य शासन काल के अंतिम शासक जो बृहदत्त थे, उनके समय में शासन में अनियमितताएं उत्पन्न हो गई और सेना में फूट पड़ गई और सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारकर समस्त मध्य भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग का वंश शुंग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों शुंग वंश के स्थापक जो स्थापना करने वाले थे वो पुष्यमित्र थे और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका समय काल क्या था? 188 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये समय भी आपको लर्न करना पड़ेगा। और सांची के स्तूप जो था मौर्य अशोक ने बनवाया था, उसको शुंग वंश के राजा ने भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? शुंगकालीन मूर्तिकला के प्रधान नमूने सांची के अशोककालीन विशाल स्तूप के चारों ओर की प्रदक्षिणा की दोहरी वेदिका और चारों दिशाओं के अलंकृत तोरण द्वार हैं। ये जो तोरण द्वार बने थे ये शुंगकालीन मूर्तिकला के प्रधान नमूने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका। सांची का स्तूप अशोक के काल में ईंट से निर्मित थी। उसको पत्थर से दोहरी वेदिका किस शासक ने बनवाया था? वो शुंग का शासक ने। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सांची के स्तूप अशोक के काल में ईंट से निर्मित जो थी उसको पत्थर से दोहरी वेदिका किस शासक ने बनवाई थी? तो शुंग शासक ने। इस स्तूप की परिधि क्या है? तो इस स्तूप की परिधि है 36 मीटर, 36 मीटर। इस स्तूप की ऊंचाई क्या है? 16 मीटर। सांची के शिल्प की शैली क्या थी? लोक कला शैली थी। सांची की जो स्तूप की शैली थी शिल्प की, वो लोक कला शैली मानी जाती है। श्री राय कृष्णदास के अनुसार इनकी खुदाई का आदर्श लकड़ी या हाथी दांत की नक्काशी जान पड़ता है। इनमें से दक्षिण वाले तोरण पर लेख भी हैं कि वह विदिशा नगर के हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले कारीगरों के द्वारा खोदे गए हैं। तो ये साक्ष्य हमें रिटन साक्ष्य में मिलता है। इस वजह से रायकृष्ण दास ने इसके बारे में इस तरीके से कहा। सांची के विषय प्रमुखतः क्या थे? विषय जो थे उसके, वो जातक कथाओं के से रिलेटेड थे, पारिवारिक दृश्य थे, युद्ध के दृश्य थे, प्रेमी युगल और सन्यासी थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे। फिर नेक्स्ट है इसका, भरहुत के शिल्प में उत्कृष्ट अर्धचित्र है। इसके फिर जो विषय थे वो पशु पक्षी थे, पूजा के दृश्य थे, फिर अलंकरण आदि से बहुतायत से बनाए गए थे। साथ ही इसमें वानर, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी, वृक्षिका, सिंह, हाथी, नृत्य के दृश्य, जलपान के दृश्य भी बनाए गए हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सांची का जो शिल्प था उसमें बहुत सारे दृश्यों को, जिस प्रकार से अजंता के चित्रों में आपको बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से जातक कथाएं हैं, पर उसमें क्या कहते हैं, डॉक्टर का जो एक है उसमें सुंदरी का दृश्य है और बहुत सारे सत्यानाश वाला दृश्य है। इस तरीके से जातक कथाओं में भी इस तरीके से जो दृश्य होते हैं उससे अलग हटके, जैसे वानर, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी, वृक्षिका, सिंह, हाथी, नृत्य के दृश्य, जलपान के दृश्य, इस तरीके के दृश्य भी वहाँ पे बने हुए थे सांची के शिल्प में। ठीक है, सांची के शिल्पों में यक्षों को किस प्रकार आंका गया है? जो यक्ष थे वहाँ पे उनको पुरुषों के तरीके से आंका गया है।
जैसे पुरुष होते हैं, पुरुष की ही कद काठी, पुरुष की ही लंबाई चौड़ाई और उनकी ही प्रोपोर्शन में पुरुषों के रूप में यक्षों को बनाया गया है। मोटे पेट वाले बौनों कहाँ पर आंका गया है? तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मोटे पेट वाले बौने को कहाँ पर आंका गया है? ये सांची में है। सांची स्तूप पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो प्रभाव है विदेशी हेलेनिस्टिक व कुछ भारतीय परंपरा का। शुंगकालीन जो मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र भरहुत है, जो शिल्प कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुंग काल में दो चीज़ें काम हुआ था, दो जगहों पे काम हुआ था। एक आपका सांची के स्तूप पे और दूसरा भारहुत के शिल्प पे भी काम हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, 1876 ईस्वी में किसने भरहुत पर खुदाई करवाकर इस स्तूप के चारों ओर की बाड़ व स्तंभों अनेकों अवशेष कलकत्ता संग्रहालय भिजवा दिए थे? क्वेश्चन ऐसे बनता है। फिर ऑप्शन में आपको 4 लॉजिकल ऑप्शन दे देंगे। आपके इस तरह के हिस्टोरिकल जो भी राइटर्स हैं उनके नाम दे देंगे कि किसने इस तरह से किया था कि भरहुत की जो खुदाई करवाई थी और उसके सारे जो स्तंभ थे, उनके अवशेष थे, उन्हें कलकत्ता संग्रहालय में किसने भिजवाया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जनरल कनिंघम ने 1876 ईस्वी में। यह स्तूप किस पत्थर का बना हुआ था? तो ये स्तूप जो था चुनार जैसे लाल रवादार पत्थर का बना हुआ था। जनरल कनिंघम ने भारहुत के शिल्प का वर्णन निम्न प्रकार किया था। जनरल कनिंघम ने लगभग 40 जातकों के दृश्य इस तरह से जो शिल्प का वर्णन है, कनिंघम जिन्होंने कलकत्ता के संग्रहालय में वहाँ के चीज़ों को भेज दिया था, उन्होंने यहाँ के जो शिल्प का वर्णन किया था अपनी पुस्तक में, उसको इस तरह से लिखा था कि लगभग 40 जातकों के दृश्य हैं, 6 बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक दृश्य हैं, लगभग 40 यक्ष यक्षिणियों, देवताओं, नागराज की बड़ी मूर्तियाँ, जिनमें से अनेक पर उनके नाम भी खुदे हैं, अनेक पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं। इस मूर्तियों में पर्याप्त सजीवता है। तो जनरल कनिंघम ने अपनी लैंग्वेज में अपनी पुस्तक में इस तरह से वहाँ की शिल्प के बारे में, भरहुत के शिल्प के बारे में कहा है। इतने पॉइंट ये हैं। ठीक है, जातक दृश्यों में कुछ बड़े हास्यास्पद दृश्य भी हैं जो भरहुत में स्थित हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जातक दृश्यों में हास्यास्पद दृश्य कहाँ पे मिले हैं? तो ये भारहुत में। दोस्तों, ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मैंने कहीं भी इस तरह से नोटबुक से नहीं लिया। ये मेरी जो ऑथेंटिक जो बुक्स होती हैं उनसे मैंने ये निकाल के, इसीलिए मैं इसको हैंड नोट ही दिखाया है आपको, क्योंकि आपको इस पे पूरा फेथ हो और इसको आप अच्छे से पढ़ें। और जो भी इसमें से टॉपिक मैंने निकाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम टॉपिक निकाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी भारहुत और सांची के लिए, शुंग काल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारहुत के जो शिल्प थे वो सबसे उत्कृष्ट अर्धचित्र कौन सा था? उसमें 2 थे। पहले तो माया देवी का स्वप्न और जेतवन दान। देखिए दोस्तों, ये सारे जो टॉपिक हैं आपको नॉर्मली किसी भी जो आपको बाहर जो नोटबुक मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मेरी जो वीडियो में आपको काफ़ी अलग से मैंने निकाल के उसको अच्छे से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भरहुत के जो शिल्प थे उसमें उत्कृष्ट अर्धचित्र कौन से थे? माया देवी का स्वप्न और जेतवन दान। ये 2 आपको लर्न करना है कि भरहुत में जो अर्धचित्र बने हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, शुंग वस्तुतः किस संप्रदाय के थे? क्वेश्चन आता है शुंग वस्तुतः कौन से संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये आपको याद करना होगा कि शुंग वंश जो था वो ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित था। मनुस्मृति की किस काल की थी? मनुस्मृति जो ग्रंथ है वो शुंग कालीन की थी। ठीक है, भाजा पूना, बेदसा पूना, पीतलखोरा, खानदेश और कोंडीय कोलावा की गुफाएं किस काल की थी? ये सारी जो गुफाएं हैं ये शुंग काल की थी। आपको क्वेश्चन पूछ जाता है भाजा गुफा किस काल की बनी थी? तो शुंग काल की। बेदशा वो भी शुंग काल की। पीतलखोरा शुंग काल की। कोंडीय कोलावा भी कह सकते हैं उसको, वो शुंग काल में थी। ये गुफाएं शुंग काल की बनी थी। पीतलखोरा गुफा के द्वार के दोनों तरफ क्या उकेरा गया है? आदम का द्वारपालों को
ठीक है। पीतलखोरा गुफा के बारे में इसमें यहाँ बता रहे हैं। पीतलखोरा के द्वार के दोनों तरफ आदमकद द्वारपालों को उकेरा गया है। उनके ऊपर दोनों तरफ हाथी की आकृति को उकेरा गया है। इन मूर्तियों पर किसका प्रभाव स्पष्ट झलकता है? ये जो मूर्तियां हैं इन पे ग्रीको और रोमन प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इस काल की बनी लगभग 100 गुफाएं कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? शुंग काल की बनी सारी लगभग 100 गुफाएं उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी से प्राप्त होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी है? वो है हाथी गुफा, मंचपुरी गुफा एवं अनंत गुफा है। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। सबसे महत्वपूर्ण गुफा हाथी गुफा, मंचपुरी गुफा एवं अनंत गुफा है। इनमें सबसे प्राचीन हाथी गुफा कहाँ पर है? उदयगिरी में है। सबसे जो प्राचीन हाथी गुफा है वो उदयगिरी में स्थित है, उड़ीसा के उदयगिरी में। इस प्रकार शुंग काल वस्तुतः भारतीय मूर्तिकला का आरंभिक काल है, जबकि मूर्तिकला की नींव रखी गई, क्योंकि आगे की समस्त मूर्तिकला की रचना पद्धतियाँ इसी पर आधारित हुई। आगे चलकर कुषाण सातवाहन काल में विभिन्न रूपाकारों, वस्त्रों का अलंकरण आदि पर यूनानी, रोमन तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया की कला परंपराओं का प्रभाव पड़ा। इसी परंपरा का अगला चरण गांधार शैली में विकसित होता दिखाई देता है। दोस्तों, गांधार शैली भी बहुत ही प्रमुख है। कुषाण, गांधार, ये सारे मैं इसके आगे वाले वीडियो में लाने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर कोई आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट भी करिएगा। अगर कोई आपको कुछ सजेशन देना हो दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग कभी कभी, मैं लॉजिकल क्वेश्चन जो कराती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें कभी कभी ऐसे मिस हो जाते हैं कि जिसमें एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया। मैंने 125 150 क्वेश्चन सॉल्व कराया, इसमें 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं जो गलती से, या तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करते करते मैं मिस हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ से मैंने आंसर की ली है वहाँ से थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं, उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग इतना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दोस्तों, उससे क्या होता है कि अगले लोगों को के लिए भी वो कमेंट बॉक्स में जाके वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेशन भी करना, और कुछ और भी आपको लगे कि नहीं मैटर मुझे और चाहिए और मैम से सजेशन चाहिए, तो मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन हूँ। और बुक के लिए भी बहुत लोगों ने बताया, तो बुक्स तो बहुत हैं, कौन सी बुक्स बताऊँ मैं। इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है तो मार्केट में बहुत सारे नेट जेआरएफ और सीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन की आती हैं। और अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो एक बुक्स भारतीय चित्रकला के इतिहास की, कॉन्टेम्प्रेरी की एक ले ले, एक मूर्तिकला से रिलेटेड, एक आपको प्राचीन काल से रिलेटेड 2-3 पुस्तकें लेके पूरी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट था, एक नवयुवती को शीशे में निहारते हुए अंकित किया गया है। यह 150वीं शती ईस्वी पूर्व मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? ये मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि एक नवयुवती को शीशे में निहारते हुए मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? ये मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। या तो ये पूछ देगा कि एक नवयुवती को शीशे में निहारते हुए अंकित किया गया, कब बना था, ये किस शती में? तो 150वीं शती ईस्वी पूर्व में ये बना था। ठीक है, तो दोस्तों, ये हमारा शुंग काल का पूरे पॉइंट रेडी हो गए। लगभग ये 27 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको बाय बाय कहूँगी, और कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।